तो रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। हाँ। नमस्कार जी, कैसे हाल चाल है? हेलो, नमस्ते। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी प्रिय बहन चेतना जी, इनका सिलेक्शन ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर में हो गया था और उसकी भी हमने एक वीडियो बनाई थी, इनका इंटरव्यू था उसमें। और अब जो है लोअर पीसीएस में इनका सिलेक्शन हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। आपका कौन सी पोस्ट पे हुआ है लोअर पीसीएस में? मेरा मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए हुआ है सिलेक्शन। कल जी। ही रिजल्ट आया है। हम्म, जी। तो आपको बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, खुशी तो हुई है। हम्म, तो काफी टाइम हो गया है ना, रिजल्ट को आने में बहुत टाइम लग गया, हाँ, बहुत इसलिए टाइम थोड़ा सा लगता है। बहुत ये टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे। 2019 की 2019 की पोस्ट थी ये। जी जी। और अब जाके उसका रिजल्ट 2022 में आया है। कितना टाइम हो गया है? हाँ जी, हाँ जी, लगभग 4 साल हो गए। जनवरी 2019 में हमने इसका फॉर्म भरा था। वो 2023 और आने अब वाला है। दिसंबर 2000, हाँ जी, 2022 दिसंबर में रिजल्ट आया, तो यही मान के चलिए कि लगभग करेक्ट 4 साल हो ही गए हैं। हम्म, तो जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सिलेक्शन में बहुत टाइम लग सकता है। गवर्नमेंट जॉब की बिल्कुल। जो है, ये है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि समय लगता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जी। में भले ही आपका पहले ही बार में ही हो जाए सिलेक्शन, बट इट टेक्स। हुँ। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करेंगे और 6 महीने बाद आपका लग जाएगी और जो आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा, जितना आईएएस में भी नहीं है इतना टाइम, इतना स्टेट के एग्ज़ाम्स में टाइम लग जाता है। तो जो पेशेंस हम यूपीएससी के लिए सोच के चलते हैं कि भई बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा पेशेंस चाहिए, ये चाहिए, और उसमें तो एक बार को आपका फिक्स रहता है कि एक 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 चीज़ हो जाएगी, एक लेवल हो जाएगा, फिर दूसरा लेवल हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ होता रहता है। इसमें क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। 1-1 साल, 2-2 साल तक कुछ भी नहीं होगा। आपका ना तो रिज़ल्ट आएगा, ना ही आपका अगला एग्ज़ाम होगा। एग्जाम ही नहीं होता क्या है। होना है ये तक नहीं नोटिफिकेशन पता आने के होता। बाद में एग्जाम में ही टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो तैयारी की नहीं है, वो निराशा की प्रॉब्लम है। हम्म, कि आपका अगर आपको 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया और आपका यही नहीं पता कि आपका प्री क्लियर हुआ या नहीं, या हो गया प्री क्लियर तो अब आपका मेंस कब होगा, नहीं होगा। तो हम्म। बीच में गैप हो जाता है बहुत लंबा। तो और इसमें वो इसलिए पूरा नहीं होता कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो जाता है कि आयोग ही ऐसा है कि वो आपको टाइम ही पता ही नहीं चल रहा है कि कब क्या होने वाला है। ये है प्रॉब्लम, आयोग की प्रॉब्लम है, इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तो ये बहुत इसका बड़ी बाधा सिलेक्शन आती है। प्रोसीजर क्या रहा? सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहा? इसमें क्या क्या था इस वाले? सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें ये होता है कि पहले तो आप फॉर्म वॉर्म भरेंगे, उसमें तो मुझे उस टाइम जब तो फॉर्म भरा था तो मुझे कोई आप ही ने मुझे फॉर्म के बारे में बताया था, तो इसमें ये सुनने में आया था चकबंदी अधिकारी की कोई पोस्ट है। हम तो जानते भी नहीं था कि चकबंदी अधिकारी होता क्या है। हम्म, तो हमने बस इसलिए भर दी थी कि अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, चलिए फॉर्म भर देते हैं, चलिए ठीक है, भर देते हैं फॉर्म, पेपर दे लेंगे, हो जाएगा तो। हम्म, पता नहीं था कि होगा कि नहीं, बस पेपर देना था, इसलिए एज़ अ फॉर्म निकला तो भर दिया। तो हम्म, इसमें कुछ नहीं है, पहली प्रोसेस होती है कि आपका प्री होगा नॉर्मल। हम्म, तो प्री में तो जो पेपर आता है अपना नॉर्मल रहता है, उसमें हिंदी है, रीज़निंग है, मैथ्स है, यही सब रहता है। जी, उसके बाद में आपका अगर प्री क्लियर हो जाएगा, हम्म, तो फिर आपका मेंस होगा। हम्म, मेंस क्लियर हो जाएगा, फिर आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन है, इसमें इंटरव्यू का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम्म। ज़्यादा लंबा वैसे तो नहीं है, पेपर भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट बस वेरिफिकेशन उन्होंने इसमें पहले यही ही करा प्रॉब्लम है। लिया था। डॉक्यूमेंट हाँ, वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई में हो गया था, हम्म, कंप्लीट करा दिया था इन्होंने पहले ही, 6 महीने लगा दिए लेकिन उसके बावजूद भी। तो ये हम्म। बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाली है, और अभी भी हालाँकि रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन जॉइनिंग कब आएगी ये भी नहीं दो पता तीन अभी। महीने लग ही तो जाएंगे आप। आगे भी लंबा इंतज़ार है। हम्म। हाँ, सुनने में तो आ रहा है कि मार्च तक आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कह नहीं क्योंकि इस सकते। आयोग का कुछ नहीं पता। हाँ, तो ये कुछ यूपी कह नहीं ट्रिपल सकते। कराती है इसका एग्जाम। हाँ जी, ये यूपी ट्रिपल एससी इस पे मुझे लगता है कराती है, अगली और बार ये से तो बहुत शायद ही। पीईटी का भी यूज होने लगेगा इस वाले एग्जाम में। हाँ, इस बार से ही, पिछली बार से ही हो रहा है, क्योंकि पिछली बार भी जो सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी, कुछ और भी थी 2-4 पोस्ट, हम्म, तो उसमें इन्होंने कर दिया है कि आपको प्री नहीं करना है। तो हम्म, हमारे टाइम पे तो प्री हुआ था, लेकिन हम्म, अब इसमें उन्होंने पैट के थ्रू कर दिया है। हाँ, मुझे याद नहीं रहा ये चीज़ बताना, कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, हमारे टाइम पे अलग था। हम्म, तो हमारा जो पैटर्न था, तो हमने अक्टूबर 2019 में इसका प्री दिया था,
और फिर हमने इसका अक्टूबर 2021 में इसका मेंस दिया, मतलब 2 साल बाद। और उसके बाद फिर हमारा रिजल्ट मार्च में आया मेंस का, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मई में हुआ और दिसंबर में इसका रिजल्ट आया। मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम खींचने वाला रिजल्ट रहा है ये, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम लिया है इसने। इसके लिए जो तैयारी करते हैं उसके लिए आप क्या बुक लिस्ट क्या थी, आपने कौन कौन सी बुक से पढ़ाई करी है, उसके लिए क्या सिस्टम क्या रहा? मैंने तो अपनी जो जनरल यूपी के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन जो स्टार्ट करी थी, नॉर्मल ही करी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे इस पोस्ट के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मैंने उस टाइम पे जो मैंने प्रिपरेशन करी, मैं उसके बारे में ही बता सकती हूँ हम्म, कि मैंने कैसे करी थी। तो उसमें उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पेपर स्पेसिफिक क्या है। मैंने बस सिलेबस देखा और उसमें कॉमन सिलेबस है, पीसीएस का भी वही सिलेबस है, आपके और भी एग्जाम्स जो होते हैं उनमें कॉमन सिलेबस जीएस का जो रहता है वही रहता है, हम्म, और रीजनिंग में भी वही है, जो है वो कॉमन है। जो आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन यूपी के एग्जाम की करने जाएंगे तो सब में एक ही सिलेबस वो छाप कर सेम ही सिलेबस सब में वो छाप देते हैं। तो ऐसा जो उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं था। तो मैंने तो अपना जो नॉर्मल तैयारी कर रही थी वही करती रही। प्री तो में तो उसमें क्या मैंने इतना ज्यादा सोचा कौन भी नहीं कौन सी था। बुक से आपने तैयारी करी है, क्योंकि कोचिंग तो आपने करी नहीं है? हाँ जी, मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने सेल्फ स्टडी ही किया है, कोचिंग का तो मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था। तो उसमें मैंने एक तो घटना चक्र के जो नॉर्मल आपके नोट्स थे, सर के नोट्स हैं, वो मैंने रेफरेंस किया था। घटना चक्र एक एक बार पढ़ी भी थी। और ये तो जीएस के लिए हो जाएगा। आपको यूपी जीके वगैरह भी उसी में ही आ जाता है। अलग से अगर आप चाहें तो एक बुक आती है यूपी जीके की, अ, हम्म, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट पता है, पर यूपीजीके की आप कोई भी बुक अभी नई मार्केट में टाटा मैग्रो हिल की भी आई है, और भी बुक्स हैं, कोई सी भी रेफर कर लीजिए। हम्म, तो आपको बेसिक उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वही जो घटना चक्र की भी यूपीजीके की आती है वो कर सकते हैं, या कोई सी भी कर सकते हैं, वो अलग से कर लीजिए। हम्म, बाकी का जो आपका देखिए, क्योंकि मैं बीटेक किया हुआ है, मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम्म, मेरा जीएस ही वीक था, तो जीएस के लिए मैंने ज्यादा उसी पे जोर डाला है। हम्म, अ, मैंने आपको पहले ही बताया कि पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है। हम्म, बस आपकी इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसमें बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, तो आपको प्री में भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी, आपको कट ऑफ पर नहीं रहना है। आपको प्रिपरेशन अगर करनी है तो आप ये सोच के करिए कि आपको कट ऑफ से कम 15-20 नंबर ज्यादा लाने हैं, वो फिर क्योंकि आप पढ़ भी अभी नहीं है पिछले ना। सालों में देखा गया है हम्म, जी, इस बार भी बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस आता है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन होता है फाइनली जाके, वो वही लोग होते हैं जो पहले मानी हुई कट ऑफ से कम 20 नंबर 15 नंबर ऊपर हो। तब हम्म, आप मान के चलिए कि आपका, और नहीं तो ज्यादा ही मान के चलिए, 25 नंबर तक हो गया है अब तो। कि हम्म, अगर आपको ये मानना है कि भाई हमारा सिलेक्शन बस हो जाए, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका श्योर शॉट हो जाए, तो आपको कम से कम 25 से 30 नंबर ऊपर मान के चलना पड़ेगा, जो अभी तक का चल रहा है। जैसे कि जैसे किसी भी एग्जाम की कट ऑफ सुनने में आती है पिछले सालों में क्या क्या आई है, इस एग्जाम में ऐसा नहीं है। इस एग्जाम में कट ऑफ कुछ नहीं कह सकते आप, तो कितनी भी ज्यादा जा सकती है। तो आपको क्या करना है कि प्रिपरेशन ये सोच के करिए कि मुझे बस ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं, और मिस्टेक्स बहुत कम। इसमें मेन चीज है नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग कम है तो ऑब्वियसली आप अच्छा कर पाएंगे। बस आपके अंदर इतना, हाँ जी, बस इतना थोड़ा सा सेंस हो जाए कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। आप अपना रीजनिंग का एनालिसिस ऐसा रखिए कि आप ये डिसाइड कर पाए वहीं के वहीं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी है या नहीं, या मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगर आप ये डिसाइड अच्छे से कर पा रहे हैं तो आपका हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि ये आप एग्जाम में जाके ये एनालिसिस मत करिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आते हैं किसी भी एग्जाम के आए, इतने एग्जाम्स होते हैं यूपी के, कितने ज्यादा एग्जाम्स, सब में जीएस आती है, सब में रीजनिंग आती है, सब में मैथ्स आती है। कुछ इसमें ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, हिंदी आती है सब में। तो आपको कुछ नहीं करना, पुराने पेपर्स के बस मॉक लगाते जाइए। जितने ज्यादा आप मॉक लगा लेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे क्वेश्चन किस चीज में ज्यादा गलत होते हैं। तो जो टॉपिक आपका गलत कर रहा है ज्यादा, जिसमें आपके मिस्टेक्स हो रही हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है, वो थोड़ा एनालिसिस से पता चल जाएगा आपको। उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करके आप प्रिपरेशन कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को रट मारिए, कम से कम 10-10 बार रट मारिए, कि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि इसमें ऑप्शन ये होंगे और ये आंसर है। क्योंकि इतना ज्यादा लेजी है ये यूपी में एग्जाम्स का जो सिस्टम है, कि ये लोग कभी भी इवन ऑप्शंस को भी नहीं चेंज करते, एज इट इज क्वेश्चंस को छाप के सेम टू दे सेम देते हैं। तो क्वेश्चन को आपको रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि आपने है ना पुराने पेपर लगा लिए, अगर एक बार आपके हाथ से कई बार निकाल लिए, तो वहां पर आप इस
इस लेवल की प्रिपरेशन करके जाइए कि आपको वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या था। आप बस जाइए और बस फटाफट अटेम्प्ट करके ये मान के चलिए कि मेंस का पेपर मेरा आधा घंटा पहले हो गया था और अच्छा। आधा पौना घंटे पहले हो गया था और हम बस बैठे थे सारे। हुँ, इतना ईज़ी पेपर आता है। हाँ। हाँ, लेकिन अगर आपका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने इसमें कौन-सा अटेम्प्ट करना है और कौन-सा छोड़ना है। हुँ, हुँ, हुँ। इसमें ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी आपको कि टाइम कम पड़ गया। करंट अफेयर के लिए इसमें आपने कुछ प्रॉब्लम किया यही था? करंट अफेयर के लिए? हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने ऐसा सच कुछ नहीं किया था। हुँ, नॉर्मल जो दृष्टि मैगज़ीन आती है वही पढ़ के गई थी मैं उस टाइम पे। हुँ, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो हुँ, अब मंथली दृष्टि की ही आती हैं। हुँ। घटना चक्र की या दृष्टि की करके आती हैं कुछ उसमें घटना मुझे चक्र उसका की आती है, पॉइंटर और हाँ। दृष्टि ऐसे हाँ, करके हाँ, आती है। लेकिन दृष्टि सबसे अच्छी है। दृष्टि जो आती है वो मुझे प्रकाशन नहीं पता उसका, दृष्टि नाम से आती है। घटना चक्र उसके मंथली पब्लिकेशन की है मैगज़ीन्स वो, घटना चक्र अच्छा, पब्लिकेशन। घटना चक्र की है। हाँ, तो वही डेली आप मंथली उसको करते जाइए। तो घटना मैंने तो चक्र तो नहीं थोड़ी किया था। अलग-अलग मैं आती रहती है आपको कोई भी। हाँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मैं नहीं कर पाई थी। हुँ, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो आपको सोचना नहीं है क्योंकि मेरे करंट अफेयर्स में मिस्टेक्स हुई हैं। मुझे पता है मेरे जो मार्क्स कटे हैं वो करंट अफेयर्स में ही कटे हैं। तो मेरा ये वीक पॉइंट था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको शॉर्ट करना है क्योंकि डिफरेंस करंट अफेयर्स से ही आता है। बच्चों के बहुत अच्छे-अच्छे नंबर भी हैं। तो वो हुँ, उन्हीं लोगों के हैं जिन लोगों ने करंट अफेयर्स में कुछ भी छोड़ के नहीं आए हैं वो। और हुँ, ऐसा नहीं है, कहीं से भी डाल रहे हैं क्वेश्चन लेकिन स्पेसिफिकली यूपी के जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, हुँ, वो आप स्पेसिफिक करेंगे इसमें क्योंकि वो आप नॉर्मल जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें एग्रीकल्चर इतना हुँ, नहीं पार्ट करता है। हुँ, लेकिन यूपी के इस स्पेसिफिक पेपर में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, हुँ। उससे रिलेटेड बहुत ही जो ऑड क्वेश्चन्स आते हैं जिनके गूगल पे भी आंसर्स नहीं मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैगज़ीन कई में बार आंसर रहते समझ होंगे। में भी नहीं आता। हाँ, उनके आंसर्स पता नहीं चलता कहाँ से लिए हैं, ख़ैर हमें तो नहीं आइडिया था क्योंकि देखिए हमने जब पेपर दिया था तो एज़ सच हमने बहुत ज़्यादा सोच के नहीं दिया था। लेकिन हाँ, जो बच्चे स्पेसिफ़िक तैयारी करेंगे, उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो पूरा होमवर्क करें, पूरा देखें और अगर कहीं से भी पता चले कि भई कौन-सी बुक्स में से पेपर बन रहा है, कहाँ से इन लोगों ने टॉपिक्स लिए हैं, तो उन बुक्स को ज़रूर रेफ़र ज़रूर कर लीजिए अगर आपको पता चल पाता है तो। क्योंकि मुझे तो ज़्यादा नहीं पता चल पाया। हुँ, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको आइडिया लग पा रहा है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये रिपिटिशन इसमें बहुत होता है। ये हुँ, बहुत ही लेज़ी आयोग है जो पेपर कराता है। तो हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा आप ये मान के मत चलिए कि कुछ नया कर देंगे या कुछ नया आ जाएगा, ऐसा बहुत कम है। जो हुँ, पैटर्न है वैसे ही देंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही होगा और स्पेसिफिकली पैट के लिए आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहिए। मेरा पैट में स्कोर था 99.6 था आई थिंक। तो हुँ, बहुत अच्छा स्कोर मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है तभी आप उसमें क्वालीफाई कर पाएँगे क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो स्पेसिफिकली पैट के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो इसी में ही हुँ, होने हैं। तो हुँ, बच्चे इसमें अब ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। इससे हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, हुँ, आपको उसमें क्वालीफाइंग लिस्ट में आना है। हुँ, अगर आपके 99 पे भी आ रहा है और अगर आपसे ज़्यादा बच्चे मान लीजिए 1000 बच्चे या 2000 बच्चे ले आए ज़्यादा मार्क्स और आप रह गए, तो आप कट ऑफ नहीं हुई ना क्लियर फिर आपकी। हुँ। तो ये मान के चलिए कि कॉम्पिटिशन हर जगह है और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो मतलब जो बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, उनको कुछ नहीं आता है। ग्रेजुएशन जी, करके जी, जी। बैठे हैं, इवन आर्ट साइड के भी नहीं है मान लीजिए। तो हाँ जी। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए? शुरुआत में क्या करना चाहिए उनको? ताकि वो आगे तो सवालों सबसे को प समझ पाएँ, सिलेबस को समझ पाएँ, एटलीस्ट इतना भी। जी, जी, जी। सबसे पहले जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसके सिलेबस को उठाइए और एक-एक टॉपिक को पढ़िए कि ये टॉपिक में आना क्या है, हमारे पेपर में आना क्या है। पुराने पेपर उठाइए, उनको देखिए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और मुझे किस लेवल तक पढ़ना लेकिन है। कई जिसको पेपरों बिल्कुल में भी क्या कुछ होता है नॉलेज केवल नहीं है, वो फैक्चुअल कैसे इसको समझ पाएगा कि कि किस स्तर के हैं या क्या चीज़ है? वो क्या करे? क्या पढ़ाई करे सबसे पहले शुरुआत में आप? हाँ, तो इतना तो देखिए आप अगर प्रिपरेशन करने आए हैं, तो आपको इतना तो एनसीईआरटीज़ तो आपको बेसिक होना ही होना है, तभी आप प्रिपरेशन शुरू कर पाएँगे कि आपने एटलीस्ट 10th तक की एनसीईआरटीज़ तो पढ़ी ही हों। हुँ, अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और हम जाके सीधे पेपर की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो वो तो इम्पॉसिबल है। हुँ, हुँ, तो आपका जो बेस है वो तो ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि अगर आप यूपी में या कहीं पे भी एसएससी में भी पेपर देने जा रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो ये आपका सबसे बेसिक है कि आप एनसीईआरटीज़ 10th तक की
जरूर जरूर पढ़ लीजिए, 1 2 3 4 5 बार, जितनी बार हो सके आपको समझ आ जाए, आपके ऊपर है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो दोबारा, दोबारा नहीं समझ में आ रही है तो 3 बार, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कई बच्चों को एक बार में ही सब समझ में आ जाता है, उनको याद रहता है कि जब मैं 10th में था तो भाई मैंने ये चीज पढ़ी थी। कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, उनको कुछ पढ़ने बच्चों को की ये भी जरूरत नहीं नहीं याद होता, है। अच्छा ये बुक, उनको उनको नहीं जरूरत है। वही मैं बोल रही हूँ कि आपका बेस अगर है तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा नहीं, मुझे बिल्कुल ये भी नहीं पता है कि भाई अकबर और जहांगीर में फर्क क्या था, या कहाँ पे क्या हो रहा है, कोई आइडिया ही नहीं, ज्योग्राफिकल नहीं आइडिया है, कुछ नहीं पता है, तो सीधी सी बात है, आपको उतना बेसिक तो करना ही करना है जिससे कि आप एटलीस्ट ग्रैस्प कर पाओ कि कुछ भी चीज अगर हो रही है तो वो कहाँ हो रही है, कब हुई थी, या किससे आप कनेक्ट, आपके थोड़ा सा कनेक्शन बन जाए, आप एक फैब्रिक बना लीजिए, बेस फैब्रिक। उसके बाद में आपको उसमें अच्छा 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 करते जाना है। जब जितना पढ़ेंगे, जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी वो उस फैब्रिक के ऊपर ही आएगी। अगर आपके पास पता चला बेस ही नहीं है तो आप फिर कहते हैं ना, कुछ एम्ब्रॉयडरी समझ में भी नहीं करोगे आएगा, आप कहाँ, सवाल पढ़ोगे तब भी क्या समझ में आएगा, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ नहीं पाएगा। कुछ समझ में आएगा, और आपको फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपका बेसिक, जैसे मैथ्स में बच्चे, जैसे आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, उनको मैथ्स में प्रॉब्लम आती है या हम्म, रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, तो वो कभी भी ये ना करें कि क्वेश्चन लेके पढ़ने बैठ गए, हम्म, क्वेश्चन लगा रहे हैं हम्म, या मॉक टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको सबसे पहले बुक्स उठानी है, प्रिपरेशन बुक्स ही उठा लीजिए। उसमें रीजनिंग की या कोई भी नॉर्मल बेसिक बुक्स जो आती हैं, जैसे कोई भी बुक हो, जैसे RS अग्रवाल है, या कोई भी नॉर्मल बेसिक सी हम्म, बुक ले लीजिए। हम्म, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका टॉपिक देखना है जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर कर रहे हो, और उसकी थ्योरी पढ़ो, हम्म, उसमें एग्जांपल्स होंगे वो लगाओ, और हम्म, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्लोली स्लोली इजी से डिफिकल्ट की तरफ को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। हम्म, जब आप धीरे धीरे करने लग जाओ तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा था, ये मेरा बेस है। अब तब आप ये मत सोचिए कि आप जाके पेपर कर पाओगे, नहीं, वो आपका बेस हो जाएगा। उसके बाद में आपको सिलेबस देखना है, जो मैंने बताया इससे पहले कि भाई अपना सिलेबस देखिए, मॉक टेस्ट लगाइए, वो सब बाद का स्टेप है। जब आप बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं तब आपको एकदम बेसिक नॉलेज चाहिए। आपको कंपटीशन नहीं करना किसी और से कि उसको आता है कि वो बुक ये वाली पढ़ रहा है तो मुझे भी यही पढ़नी है, नहीं, आपको अपना देखना है कि मुझे कितना आता है। और जो बच्चे सबसे ऐसे पहले आप जो बेसिक स्कूल में करिए पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को जी। ये सब पढ़ाई जो है अभी से जारी रखनी अपनी, चाहिए हाँ, बढ़िया तो तरह से, उनको ताकि मैं ये आगे जाके सजेस्ट उनको करूंगी बहुत कि फायदा जिस होगा। क्लास में, जी बिल्कुल, हम्म, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह से पढ़ो, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़िए, असाइनमेंट टाइम से करिए, अपना जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो बहुत सीरियस होके करिए। तो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट हो रही है, वो हम्म, आपकी यूज होगी। कल हम्म, को आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो वो सब यूज होना है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेस्ट हो जाएगा आपकी। आप टेक्निकल, जैसे मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, तो मैं ये नहीं सभी कभी भी सोचती हूँ कि मैंने इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई करी वो मेरे काम नहीं आ रही, वो तो वेस्ट हो गई, नहीं। उससे जो रीजनिंग पावर आती है, उससे आपकी जो एनालिटिकल पावर बढ़ती है, वो तो आपकी यूज होगी ना। और क्या? आप अब मैं जैसे कोई भी आर्ट साइड की बुक पढ़ूंगी या मैं कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ूंगी, तो मुझे अपनी जो टेक्निकल नॉलेज है हम्म, उसको मैं यूज कर पाती हूँ पढ़ाई करते टाइम पे। हम्म, तो आपको नहीं पता कि आपके दिमाग में कौन सी चीज कहाँ यूजफुल है। तो ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि मैंने बीटेक कर रहा हूँ तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही करूंगा, या मैं अगर नॉन टेक्निकल करूंगा तो ये वेस्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम्म, आप अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी बहुत प्रॉपर तरीके से सिंसियर होके अभी करोगे तो वो भी आपकी यूज ही होनी है कल को। बिल्कुल, बिल्कुल। मैक्सिमम बच्चे इसी वजह से टेक्निकल बैकग्राउंड के नॉन टेक्निकल में इसीलिए सफल हो पाते हैं, क्योंकि हम्म, उनको ये चीज मिल जाती है, उनको मेहनत करना पता चल जाता है कि भाई इतनी मोटी बुक को अगर मैं 15 दिन में निपटा सकता हूँ इंजीनियरिंग की, तो मैं मतलब आर्ट साइड वाली चीजों तो आसानी से कर सकता हूँ, और क्योंकि वो क्या? तो समझ में भी आ रही है। टेक्निकल में तो आधी चीजें समझ में भी नहीं आ रही होती है, बस आपको करना होता है। तो बीटेक वाले इस दर्द को समझेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आप मान लीजिए इस टाइम आप बीए ही कर रहे हैं मान लीजिए, तो आप अगर किसी, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत आपने कोई भी लिया है, तो आप अगर उसको इस टाइम पे भी एग्जाम्स के लिए सिंसियर होके अपने बीए के एग्जाम्स को अच्छी तरीके से दीजिए, अपनी ग्रेजुएशन को बेस्ट करिए जितना अच्छा कर सकते हैं। अभी आपको ये सोचना है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भी मेरा एग्जाम्स में ही यूजफुल है। तो उसके साथ साथ जैसे आप अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ बस आपको कुछ नहीं करना, करंट अफेयर्स करना है बस। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, तब आप जब एलिजिबल हो जाओगे, तब आपको देखना है कि भाई मेरा बेस में कहाँ वीक है, उसको क्लियर करिए पहले, और फिर आप सिलेबस उठाइए एग्जाम का, और एक 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 करके सारा टिक मार्क कर करके भाई ये मेरा निपट गया, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरा सिलेबस, कभी भी कोई टॉपिक छोड़ के मत जाइए। कुछ टॉपिक हैं, एक बात मैं कहना चाहती हूँ
जो यूपी एग्जाम्स में बहुत ही फेवरेट होते हैं, सारे आए होंगे, यूपी पीएससी ले लीजिए या ये वाला यूपी ट्रिपल एससी, जैसे विटामिन हैं, बीमारियां हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ये तो इतने प्यारे हैं बेसिक से कि आएंगे वो। इनको तो ये कभी भी नहीं छोड़ सकते, हर एग्जाम में ये आने ही आने, तो उनको घोट के पी जाइए, आप तो उनको छोड़िए तीस ही मत, 40 नंबर सोचिए ही तो मत। आदमी इन्हीं को रट के ला सकता है बहुत आराम से। हाँ, अगर आपको ये हाँ। पता चल गया, जैसे सर भी डालेंगे वीडियोस वगैरह, तो कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस डालते उसको बस रटते चले जाना है। हम्म। तो इतना ज़्यादा उसमें है ही नहीं कुछ भी। तो अब ये नहीं है प्रॉब्लम कि एग्ज़ाम मुश्किल है या क्या है, मेन चीज़ है आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने हैं, क्लियर आप कर लेंगे, लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा लाने हैं। और हम्म। दूसरी प्रॉब्लम है कि आपके अंदर पेशेंस इतना होना चाहिए कि आप केवल एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठे रहिए, आप हम्म। दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर करिए। हम्म। और अगर आपका इसमें हो जाता है, तो प्लीज़ अपने मन में ये मान के चलिए कि कम से कम 3 से 4 साल ये एग्ज़ाम आपके ले जाएगा। तो प्लीज़ इसके भरोसे से आप कोई काम अपना पेंडिंग मत छोड़िए। अगर आप जॉब में हैं, तो प्लीज़ जॉब कंटिन्यू रखिए, जॉब मत छोड़िए। अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है और आप ये सोचें कि मैं जॉब छोड़ के प्रिपरेशन शुरू कर देता हूँ, या ये तो अब मेरा 6 महीने में 1 साल में हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है इस एग्ज़ाम में। हम्म। आपको बहुत पेशेंस चाहिए। हम्म। आप लाइफ़ में सब कुछ करते-करते ही इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी चीज़ को इस पेपर के पीछे मत छोड़िए। लाइफ में चाहे कुछ भी हो, शादी हो, बच्चे हों, कुछ भी हो। ये मत सोचिए कि जब ये मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा तब ये काम मैं करूँगा। नहीं हम्म। तो आप कभी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये 4 साल, 5 साल ले जाएगा। अभी जॉइनिंग का भी नहीं पता, हो सकता है 1 साल बाद जॉइनिंग आए। तो अभी हम्म। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये पेपर अभी क्लियर हुआ है। एक्चुअली तो ये अभी भी नहीं क्लियर हुआ। 4 हम्म। साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। और कि जब तक तो यही फाइनली मैं आप कहना चाहती प्रॉपर हूँ। चले नहीं आते तब तक तो ये बिल्कुल, लटकोगे जब नहीं तक आपको प्रॉपर। सैलरी नहीं मिल जाती तब तक ये नहीं कह सकते ना कि ये जॉब क्लियर हो चुकी है या नहीं हुई है, क्या है, क्या नहीं है, अभी नहीं कह सकते। ये हम्म। आयोग इतना स्लो काम करता है, ये चीज़ मैं कहूँगी कि इससे सब सारे लोग दुखी थे। जिन हाँ। लोगों को श्योर शॉट पता था कि हमारा हो जाएगा, वो लोग भी डरे हुए थे कि हम्म। भई अगर कोर्ट केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मतलब अभी भी नहीं कह सकते कि क्या होना है। हम्म। अभी भी हम लोग श्योर नहीं है कि ये सब एकदम बहुत आसानी से क्लियर हो गया है, ऐसा नहीं है। ऐसा भी होता है। हम्म। जी, बिल्कुल यूपी के सारे एग्ज़ाम्स तो में ये इसलिए प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए यही ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी कि जो भी एग्जाम निकल रहे हैं आप सबका फॉर्म भरें, सब बस, दें, बस। तो कहीं ना कहीं और ये आपको सबसे हो ही अच्छी जाएगा। चीज़, हम्म। जी, बस इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये जो एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेबस है, वो इतना कॉमन सिलेबस है, जो हम्म। आपके सारे एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। हिंदी आएगी, रीज़निंग आएगी, मैथ्स आएगी, जीएस आएगी। तो हम्म। इसमें आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जब पेपर आने वाला होगा, उससे कुछ 1-2 महीने पहले आप थोड़ा सिंसियर हो जाइए, हम्म। थोड़ा-सा उसको टॉपिक को ब्रश अप कर लीजिए अपना, और बहुत सारे मॉक्स लगा लीजिए। तो हम्म। आपको आइडिया लग जाएगा कि भई हमारे किस लेवल पे आ रहा है। अगर हम्म। आपको वहीं पे कमी लगती है तो आप उसको ब्रश अप कर लीजिए, थोड़ा-सा उस पे थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। और टाइम चाहिए बस, हम्म। मेन चीज़ है इसमें टाइम और पेशेंस। तो पेशेंस हम्म। बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको प्रिपरेशन छोड़नी नहीं है बीच में। अगर आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपका आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। हम्म। तो आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और हम आपसे और भी टाइम टू टाइम गाइडेंस लेते रहेंगे स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए। जी, तो बिल्कुल जी। मैं हमेशा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा चाहती हूँ कि अगर मैंने, हालाँकि मैंने इतना ज़्यादा कुछ अचीव ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा कुछ कर दिया है। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक बच्चे को भी अगर थोड़ा-सा आइडिया हो जाए, क्योंकि हमें हमें कोई भी हेल्प करने वाला अवेलेबल नहीं था, सही बात तो ये है, क्योंकि हमने किसी कोचिंग-वोचिंग में नहीं किया है, हमने घर पे ही रह के किया है। तो हम्म। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, अगर हम किसी को हेल्प कर पाते हैं, अगर एक बच्चे को भी हेल्प हो पाती है, अगर वो सेलेक्ट हो जाता है या उसको मोटिवेशन मिलती है, तो वो एक सफल हो जाएँगे हम लोग उस चीज़ में, अगर हमने अचीव कर लिया तो। वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए। और इसीलिए हमारे जो श्रोता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। ठीक है, ऐसे ही गाइडेंस बिल्कुल। हम देते रहेंगे अपने स्टूडेंट्स को। जो भी, तो हाँ, अगर आपको कोई और क्वेश्चन्स हैं बच्चों से, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन्स हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे जब वीडियो बनाएँ, तो हम लोग उन्हीं क्वेश्चन्स को आपको सारा सॉर्ट आउट कर देंगे। तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर इसको मेंशन कर दीजिए, ताकि थोड़े आगे से आसानी रहे, हम लोग थोड़ा-सा अच्छे से स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाएँ। हम्म। तो अभी ये वीडियो खत्म करते हैं और आपने इतना अपना समय दिया, धन्यवाद उसके लिए। और आपको बहुत बहुत बधाई और आपको
आपके जीवन थैंक में यू, और भी थैंक ऐसे यू, ही उन्नति मिलती रहे और भी आप इससे भी बड़ी बड़ी पोस्ट पर जाएं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू, धन्यवाद।